हेलो बच्चों, आज हम अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का बर्थ कैसे हुआ, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, ठीक है। फिर हमने बात करी थी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। आज हम बेसिक टर्म्स स्टार्ट करने लगे हैं विच इज द बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग। इसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि जब ये टर्म्स आपको एक बार क्लियर हो जाएंगी आपको आगे वाले चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ सबसे पहले हम टर्म शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं उन बुक्स का टाइटल क्या है। उन बुक्स का टाइटल है डबल एंट्री बुक कीपिंग। अभी हम जो बात करने लगे हैं वो बच्चों हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री। बच्चों इसको हम एक लाइव एग्जांपल से लेते हैं। जैसे आपने अपने मम्मी पापा की कभी बात सुनी हो, पासबुक, बैंक की पासबुक होती है। जब हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं या पैसे विड्रॉ करवाते हैं तो हम अपनी पासबुक लेते हैं बैंक से, ठीक है। सो जब आप अपनी पासबुक आप देखें तो एक बार काम कीजिएगा, अपने पापा या मम्मी से कहना एक बार पासबुक दिखाएंगे तो उस पासबुक में इस डबल एंट्री का रेफरेंस है। कैसे बच्चों, हमारी जो अकाउंटिंग है वो बेस्ड है दो वर्ड्स पे, डेबिट एंड क्रेडिट। आज तक हमने डेबिट नहीं सुना, क्रेडिट नहीं सुना, बट यस अब हम इसको अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बच्चों डेबिट को शॉर्ट में लिखते हैं DR डॉट और क्रेडिट को शॉर्ट में लिखते हैं CR डॉट। तो अब आप क्या करना, आप एक बार पासबुक देखना। मैं आपको सिर्फ अभी बात कर रहा हूं किसकी, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं आपसे डेबिट और क्रेडिट के, सिर्फ एक ही बात कर रहा हूं। इसके रूल्स हैं, आगे हम जब अकाउंटिंग करेंगे ना तो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स मिलेंगे आपको। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं इस डेबिट क्रेडिट को समझने के लिए। बच्चों जब आपके पापा के बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तो वहां पता क्या दिखेगा, वहां आपको दिखेगा CR डॉट। CR डॉट मतलब क्रेडिट, ठीक है। लेकिन यही जब आपके पापा के अकाउंट में से पैसे जाएंगे तो वहां क्या दिखेगा बेटा, वहां दिखेगा DR डॉट। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आप जब एक शॉप पे जाते हो, आपने सपोज अपने लिए कोई ड्रेस परचेज करी, तो ड्रेस परचेज करी, वहां पर भी डबल एंट्री हो रही है। कैसे, आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको ड्रेस दे दी, ठीक है। तो सिमिलरली अब ये डेबिट क्रेडिट आपको पासबुक में जो मैं एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ कैसे दिखेगा। अगर आपके पापा के अकाउंट में कहीं से पैसे आएंगे तो वहां दिखेगा CR डॉट, और पापा के अकाउंट में से जाएंगे तो वहां दिखेगा DR डॉट। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा ने आपकी स्कूल फीस पे करी, अब पापा के लिए तो ये एक्सपेंस है, पापा के अकाउंट में से पैसे जा रहे हैं मतलब, तो जो पापा की पासबुक होगी बेटा वहां दिखेगा डेबिट या DR डॉट। और जो बैंक के पास जो पैसे निकलेंगे हमारे, जो कहाँ जाएंगे, जो स्कूल के पास जाएंगे, जब उनकी पासबुक बनेगी वहां पर उनकी पासबुक में ये दिखेगा CR डॉट या क्रेडिट। तो एक पर्सन के लिए डेबिट होता है, वाइस वर्सा सामने वाले के लिए क्रेडिट उसका होता है, ठीक है। तो एक पर्सन के लिए डेबिट, दूसरे के लिए क्रेडिट। सपोज आपके पापा को कहीं से पैसे आए, मिस्टर एक्स ने आपके पापा को पैसे दिए, तो वहां पर आपके पापा की पासबुक में आएगा CR डॉट, पैसे आए, राइट। और जिस पर्सन ने पे किए उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा DR डॉट डेबिट, और पासबुक में डेबिट शो, ठीक है। अब हम शुरू करने लगे हैं अपनी डेफिनेशंस। तो ये हो गई आपकी डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है, किसकी आती है, सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है जिसका नाम है बच्चों सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर, और ये चीज आप ना अपनी BST में भी स्टडी करेंगे चैप्टर 2 में, जहां पर आपको मिलेगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब सोल का मतलब सिंगल, और
प्रोप्राइटर का मतलब बेटा, प्रोप्राइटर का मतलब ओनर। सो जब एक बिजनेस का एक सिंगल ओनर होता है जो सारे डिसीजन लेता है, सारे रिस्क लेता है, ही इज टर्म्ड एज अ सोल प्रोप्राइटर। सपोज आपके पापा ने बिजनेस स्टार्ट किया इंडिविजुअली, राइट, उन्होंने कोई फैक्ट्री स्टार्ट करी अपने आप, तो ही विल बी टर्म्ड एज अ सोल प्रोप्राइटर या सिंगल ओनर। सारे डिसीजंस उनके होंगे और सारे रिस्क भी उनके होंगे, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम सोल प्रोप्राइटर। नंबर 2, कैपिटल। सो अभी तक हमारी लाइफ में टिल 10th क्लास हमने कैपिटल वर्ड सुना था, एक कंट्री की कैपिटल, है ना। अब कैपिटल क्या है? मैंने आपके पापा का एग्जाम्पल लिया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आपके पापा ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने सपोज ₹10 लाख, कितना? ₹10 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया। इस ₹10 लाख को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एज कैपिटल। इसका मतलब अगर मैं कैपिटल की डेफिनेशन बोलूं तो क्या बोलूंगा? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। क्या बोलेंगे बेटा? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज टर्म्ड एज कैपिटल, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर हो गया, कैपिटल हो गया। और थर्ड आया बचे ड्राइंग्स। हम जो भी बात कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस का। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या है? फिर पापा का एग्जांपल लेते हैं। पापा ने जो बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स टॉयज का किया। अब क्या हुआ? आपने कहा पापा मुझे एक क्रिकेट की किट चाहिए, तो पापा ने वो क्रिकेट की किट सपोज हम मान के चलते हैं सपोज 20,000 रुपीज की है, वो पापा ने आपको अपने बिजनेस में से निकाल के दे दिया और कहा बेटा जाके खेलो। इन ड्राइंग्स को क्या बोलेंगे? क्योंकि आपने इसको किसके लिए निकाला है? आपने इसको निकाला है अपने पर्सनल पर्पस के लिए। सो ड्राइंग्स क्या हैं? ड्राइंग्स हैं जब आप बिजनेस में से क्या निकाल रहे हैं? सामान, सामान मतलब गुड्स जिसमें हम डील कर रहे हैं, गुड्स निकाल रहे हैं किसके लिए? पर्सनल पर्पस के लिए। पर्सनल पर्पस पापा का हो, पर्सनल पर्पस फैमिली का हो, बच्चों का हो, वो सारा यहाँ कवर होगा। और पापा ने क्या विड्रॉ किया? या बिजनेस से विड्रॉ किया कैश, ठीक है, और आपको क्या दी? पॉकेट मनी। इसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको भी बोलेंगे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, दीज आर दी पर्सनल विड्रॉल्स फ्रॉम द बिजनेस, पर्सनल पर्पस के लिए, चाहे वो गुड्स का हो जिसमें आप डील कर रहे हैं। हमने पापा के एग्जांपल में क्या लिया था? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, राइट। तो आपने क्रिकेट की किट ले ली, या पापा ने कैश निकाल के दिया आपको पॉकेट मनी देने के लिए। तो अभी तक हमने क्या कवर कर लिया? सोल प्रोप्राइटर, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होने लगा है जिसका नाम है एसेट्स। अभी बता देता हूं मैं आपको, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम दो टर्म्स साइमल्टेनियस करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जस्ट लाइक हेड एंड टेल्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, वैसे ही एसेट्स और लायबिलिटीज एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के रिवर्स है, विपरीत है। सो हम बात करने लगे हैं एसेट्स। बच्चों को ध्यान से समझेंगे। व्हाट आर एसेट्स? आपके पापा ने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया, कार परचेज करी, स्कूटी परचेज करी, बिजनेस के लिए। फिर मैं बोल रहा हूं whatsoever will be the discussion, वो सारी किससे चलेगी? बिजनेस से, ठीक है। तो आपके पापा ने अपने नेम में
अपने नेम मतलब क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर है, तो सोल प्रोप्राइटर में ओनर का ही नाम आता है। ठीक है, क्या लिया, फर्नीचर लिया, स्कूटी लिया, कार लिया, सपोज कोई बिल्डिंग परचेज करी, वो सारे क्या है, वो सारे आपके पापा के एसेट्स हैं। आप कहोगे सर कैसे? एसेट्स के लिए दो वर्ड्स को हम देखेंगे, पहला अल्फाबेट ओ, दूसरा अल्फाबेट सी। ओ से बनेगा ओनर, राइट, और सी से बनेगा बेटा कंट्रोल। तो अब देखो, क्या ऐसा हो सकता है आपके पापा के बिना पूछे कोई भी उनसे वो एसेट लेके सामान लेके चला जाए? एब्सोल्युटली नो। तो आप एसेट्स को क्या बोलेंगे? एसेट्स आर समथिंग विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द ओनर। ठीक है, ये एक डेफिनेशन समझ आती है। एक और, कई बुक्स में आपको क्या मिलेगा? something which provides or which will provide, अब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से लिखेंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, राइट। आपके पापा ने कार परचेज करी बिजनेस के लिए, मशीनरी परचेज करी, किस लिए? आज तो यूज करोगे, लेकिन फ्यूचर में भी परचेज, जो उसको आपने जो परचेज किया वो फ्यूचर में भी यूज करोगे, है ना। तो फ्यूचर मतलब आने वाले दिनों के लिए। इकोनॉमिक, ये वर्ड पता है कहाँ पढ़ा है? ये आपने पढ़ा है बिजनेस स्टडीज में, यूज होता है चैप्टर 1 में, आपकी क्लास 11 में। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक। मॉनिटरी, इकोनॉमिक मॉनिटरी इनकम के लिए, और बेनिफिट मतलब फायदा। तो ये आपकी हो गई पहली डेफिनेशन, assets which are owned or controlled by the owner, और assets are something which provides future economic benefits। ठीक है, अब हम आ रहे हैं assets की फर्दर डिस्कशन। बच्चों ध्यान से समझेंगे, हम assets को सेग्रीगेट करने लगे हैं ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी। हेडिंग क्या रखते हैं? विजिबिलिटी, और इधर क्या लिखते हैं? विजिबल एंड नॉन विजिबल। मैं आपसे कहूं कि आपके पापा के पास कार है, बिजनेस में फर्नीचर है, मशीनरी है, वो सारे क्या है? विजिबल। विजिबल को क्या बोलेंगे बेटा? विजिबल को बोलेंगे टैंजिबल एसेट्स, राइट। सो बेसिकली एसेट्स क्या है? आपका कैश है, आपकी मशीनरी है। अब हम उसको देख रहे हैं विजिबल, टैंजिबल, विच यू कैन सी, विच यू कैन टच, दे आर योर टैंजिबल एसेट्स। आप कहेंगे एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल पता है, मशीनरी, मोटर कार, सब किसके? बिल्डिंग की, बिजनेस की बिल्डिंग, ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी जो आपने बिजनेस में लगा रखी है। दीज आर योर टैंजिबल एसेट्स। अब आप कहेंगे सर फिर नॉन विजिबल का क्या नाम रखेंगे? नॉन विजिबल का नाम रखेंगे बेटा इनटैंजिबल एसेट्स। अब आप कहेंगे सर इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं? इंटैंजिबल एसेट्स, अब आप क्या कहेंगे? इंटैंजिबल एसेट्स कौन से? विच यू कैन फील, विच यू कैन फील, राइट। जैसे आपकी मम्मी ने आपको डांटा, गुस्सा किया, दैट इज इंटैंजिबल, हम उसे फील कर सकते हैं। बट अगर आपकी मम्मी ने आपको स्लैप किया ऑन योर फेस, देन इट इज टैंजिबल, वो दिखती है, राइट। सो इंटैंजिबल में आपके पास क्या क्या आएंगे? सबसे पहले आएगा गुडविल, अभी मैं इनका मीनिंग बताता हूं। फिर आएगा पेटेंट, फिर आएंगे ट्रेडमार्क, फिर आएंगे बेटा कॉपीराइट्स। अब गुडविल क्या है?
गुडविल आपकी बिजनेस की इमेज मार्केट में, ठीक है, गुडविल आपकी इमेज बिजनेस की, कि आप कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट को टाइम पे टैक्सेस पे करते हैं नहीं करते हैं, बैंक से अगर आपने लोन लिया हुआ है उसकी रिपेमेंट इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं नहीं करते हैं, दैट्स नोन एज गुडविल। इसको वैल्यू करते हैं, डोंट वरी। पेटेंट, पेटेंट बेसिकली मेडिसिन के केस में, जैसे Ranbaxy एंड अदर्स, राइट। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स के केस में, राइट है। एंड कॉपीराइट्स, बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कॉपीराइट्स क्या होते हैं? कॉपीराइट्स होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल। एक मूवी रिलीज होनी है, अभी किसी ने उसको, हैकर ने उसे हैक करके इंटरनेट पे डाउनलोड कर दिया और लोगों ने उसे देख लिया। नाउ दिस इज अगेंस्ट दी कॉपीराइट। तो कॉपीराइट का क्या मतलब है? आपके पास अधिकार होना चाहिए किसी चीज को कॉपी करने का और यूज करने का, ठीक है। तो ये हमारे 4 तरीके के हो गए इंटैंजिबल एसेट्स। सो टैंजिबल, इंटैंजिबल, you can see, touch, feel, these are intangible. Machinery, motor car, building plant machinery, right? Goodwill, patent, trademark, copyrights, these all are your intangible assets. So ये तो हो गया visibility। अब आगे चलते हैं। Now further, बेटा फर्दर आपके जो एसेट्स की क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम 2 कैटेगरीज लेके चल रहे हैं मेन, विच इज द नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। राइट, नॉन करंट एसेट्स को बेटा शॉर्ट में आप कह सकते हैं NCA, और करंट एसेट्स को क्या बोलेंगे? CA, राइट। नॉन करंट एसेट्स को पहले हम बोलते थे फिक्स एसेट्स, राइट। अब पहले इसके छोटे छोटे से एग्जांपल है। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स का मतलब ये नहीं है दे आर अटैच्ड टू अर्थ। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को हम सेग्रीगेट करेंगे। आइए कैसे? सबसे पहले टाइम पीरियड, सबसे पहले टाइम पीरियड। जनरली नॉन करंट एसेट्स फॉर मोर देन 1 ईयर हम रखते हैं, और करंट एसेट्स अप टू 1 ईयर। अभी फर्दर डिटेल देखते हैं, ठीक है। रीसेल, रीसेल जो फिक्स एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं, उसमें जनरली रीसेल प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। बट जो करंट एसेट्स होते हैं उसमें अभी हम डिस्कस करेंगे, तो हमारे कुछ करंट एसेट्स होते हैं उसमें हमारा रीसेल होता है, ठीक है। और तो इसको बड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा, ठीक है। और अमाउंट generally, I'm repeating this, generally non-current assets are big amount, these are medium amount. Now you'll say what is big, what is medium, depends upon the business, right? So ये हो गया। अब 3 पॉइंट हो गए। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? आइए, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपके पास क्या क्या आते हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, राइट। दीज ऑल आर व्हाट? नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की भी ऐसी लिस्ट है, आइए। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड मतलब जो आपके पास बिजनेस में है। डेटर्स और सन्ड्री डेटर्स, इस पे हम डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ी देर में। डेटर्स और सन्ड्री डेटर्स,
और स्टॉक जिसकी हम अभी बात करेंगे, स्टॉक या जनरली आपको क्या दिखेगा, इन्वेंट्री। और क्या दिखेंगे इसमें आपको, बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। और क्या दिखेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये एक लिस्ट मैंने आपसे शेयर कर ली, ये किसमें आएंगे, सारे करंट एसेट्स में, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स की तो डिटेल हमारे पास होगी। अब हम जो है करंट एसेट्स में आज जो अभी डिस्कस करने लगे हैं वो हम बेटा बात करेंगे दो चीजों की अभी, स्टॉक इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस की। इन करंट एसेट्स को हम यही लिखे रहने देते हैं और हम नॉन करंट एसेट्स को रिमूव करते हैं। लेकिन बिफोर गोइंग फर्दर, ये रीसेल का एलिमेंट याद रखना, अभी हम डिस्कस करेंगे। आइए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक और इन्वेंट्री। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक और इन्वेंट्री। आइए पापा वाले एग्जांपल में दोबारा, पापा किस में डील कर रहे थे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में, ठीक है। तो पापा के पास जो स्टॉक होगा वो क्या होगा, स्टॉक को जो हम बोलते हैं जनरली बच्चों उसको बोलते हैं, स्टॉक इज दी अनसोल्ड यूनिट्स इन दी बिजनेस। अनसोल्ड यूनिट्स या रिमेनिंग यूनिट्स इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, मंथ, क्वार्टर और ईयर, ठीक है। और स्टॉक आपका इसलिए दो कैटेगरीज में फर्दर आता है, क्या बेटा, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। हम उल्टा समझते हैं, क्लोजिंग स्टॉक मतलब एंड में। सपोज आज के दिन में आपके पापा ने, आइए बात करते हैं, आपके पापा ने 100 क्रिकेट बैट्स परचेज किए, 80 उन्होंने सेल किए, कितना बच गए, कितने बच गए, 20। अब बेटा ये जो 20 है, दिस विल बी दी क्लोजिंग स्टॉक। डे एंड पे जो बचा उसे बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब जब पापा नेक्स्ट डे आएंगे अपने ऑफिस, अपनी शॉप में, तब ये जो ओपनिंग है स्टॉक बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, दिस क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम दी ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट डे। इसका मतलब सिंपल शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में, ओपनिंग स्टॉक मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द डे, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे स्टॉक, है ना, उसे कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। और जो डे एंड पे बचेगा वो होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने कहा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा था 20 का, जो अगले दिन का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब ये अगले दिन का, सपोज मैं यहाँ डेट ले लेता हूँ 1 जुलाई 2019, ठीक है। अब ये जब इधर आएगा इस दिन का, तो अगले दिन का ये ओपनिंग स्टॉक डेट चेंज हो जाएगी, 2 जुलाई 2019। और फिर देखो, फिर पापा ने कितने बैट्स परचेज किए, सपोज 120 बैट्स परचेज किए, टोटल हो गया 140। इसमें से कितने सेल हुए, सपोज 90 बैट्स सेल हो गए। अब क्या बचा, अब जो बचा, दिस विल बी टर्म्ड एज द closing stock, that is 50 units at the end of day 2, that is 2nd July 2019, right? तो ये तो हो गया आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। फिर ध्यान रखना, आपके बिजनेस के हिसाब से, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके बिजनेस के हिसाब से डिसाइड होगा कि ये सामान करंट एसेट है या फिक्स एसेट है या नॉन करंट है। एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मैं एक एसी की शॉप पे गया, शोरूम में गया एसी परचेज करने, किसके लिए, अपने बिजनेस के लिए। अब वो जो डीलर है वो उसमें डील करता है, हमने कहा ना यूनिट्स इन दी बिजनेस, जिसमें वो डील करता है, ठीक है। अब मैंने उससे एसी परचेज किया और ऑफिस में इंस्टॉल करा दिया। याद करो रीसेल वाला पॉइंट, मैंने कहा था ना
कि रीसेल एलिमेंट करंट एसेट्स में तो होता है लेकिन नॉन करंट एसेट्स में नहीं होता। मैंने उससे एसी क्यों परचेज किया? अपने ऑफिस में इंस्टॉल करने के लिए, यूज करने के लिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेने के लिए। लेकिन उसके लिए जो एसी है वो है उसके लिए करंट एसेट्स, और जो एसी उसके पास बच जाएंगे दैट विल बी हिज क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द डे, एंड नेक्स्ट डे इट विल बी ओपनिंग स्टॉक। ये हो गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। एक चीज और डिस्कस कर लें फिर हम स्टॉक को क्लोज करते हैं। अब मैं अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हूं, ध्यान से देखिए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में तो मेरे पास जनरली 3 टाइप के स्टॉक होंगे। क्या? मेरे पास होगा रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल जिसे हम बिजनेस में कहते हैं कच्चा सामान। मेरे पास होगा वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा WIP, और मेरे पास होगा फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स और WIP मैं आपको बता दूं, फिनिश्ड गुड्स। WIP मतलब काम थोड़ा सा कंप्लीट है और अभी बाकी कंप्लीट होना है, और फिनिश गुड्स मतलब जो रेडी फॉर सेल है। और तुम्हें डोमिनोज ले चलते हैं एक बार। तुम डोमिनोज गए, तुमने एक पिज्जा ऑर्डर किया 6 इंचेस का चीज बर्स्ट। जैसे तुमने पिज्जा ऑर्डर किया, तुमने पूछा काउंटर पे भैया कितना टाइम लगेगा, उसने कहा मैडम 15 मिनट। सर 15 मिनट। जैसे उसने 15 मिनट का, आपकी आइज ह्यूमन बीइंग है, हम किचन में गई, हमने क्या देखा? रॉ मटेरियल। हमने पिज्जा बेस देखा, हमने चीज देखा, हमने मेयोनेज़, हमने और बहुत चीजें इंग्रेडिएंट्स देखी, वो हो गए हमारे रॉ मटेरियल। अब उसने उसको बेकिंग के लिए रख दिया। अब हो गए 12 मिनट्स। अब आप उसके पास फिर गए, आपने कहा कि भैया कितनी देर लगेगी? उसने कहा मैडम 3 मिनट और लगेंगे। वो क्या है? वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस। अभी वो पिज्जा कंप्लीट नहीं हुई है, बट जैसे ही 15 मिनट पूरे हो गए आपका पिज्जा आपके पास आ गया। इसे बोलेंगे फिनिश, राइट? तो हमने स्टॉक की बात करी, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। और फिर बोल रहा हूं आपको एग्जाम में और डेली लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, जहां एलिमेंट ऑफ रीसेल है, जहां आप रूटीन बिजनेस में डील कर रहे हैं, उन गुड्स में डील कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग कर रहे हैं रूटीन बेसिस पे, उसे हम करंट एसेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मारुति कार का शोरूम ले लो, जो शोरूम वाला है उसके लिए जो कार्स हैं वो करंट एसेट्स हैं, राइट? अनसोल्ड जो रह जाएंगी वो उसका स्टॉक है, क्योंकि एलिमेंट ऑफ रीसेल है। बट मैं अगर उसको अपने ऑफिस के लिए परचेज कर रहा हूं, मेरे लिए वो नॉन करंट एसेट है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब लास्ट 2 मिनट्स में हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। अब आपका आया बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये लाइफ में हमारी पता है कब होता है? जब आप लोग अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हो। 2 तरह के कनेक्शन होते हैं ना मोबाइल्स के, प्रीपेड एंड पोस्टपेड। या आप जैसे रिचार्ज कराते हैं अपना DTH, टाटा है, एयरटेल एंड अदर्स। तो प्रीपेड मतलब व्हेन यू हैव पेड समवन इन एडवांस, आपने उसको एडवांस में जो पैसे दे दिए वो आपका क्या है? प्रीपेड एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस। एडवांस एक प्रीपेड एक्सपेंस, राइट? सो पेड इन एडवांस इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस। और ये भी हमारा क्या होता है? ये भी हमारा फॉल करता है करंट एसेट की कैटेगरी में। सो विल स्टॉप द सेशन फॉर टुडे, और हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।